हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं काव्य और कहानी के बीच का सफ़र, देर रात तक। इसका पहला अध्याय। अगर कोई तुमसे कहे कि यह रात आखिरी है तो तुम क्या कुछ कर लेना चाहोगी? लड़की पूछती है। वो कहता है, मैं पूरी रात लिखना चाहूँगा, बिना शब्दों की मरम्मत किए हुए सब कुछ जिसने मुझे पागल कर देने से बचाए रखा अब तक। लिखने में असभ्य हो जाना चाहूँगा, बिना चिंता किए हुए कि संपादक इसे खारिज कर सकते हैं या आलोचक को कोसने का मौका मिलेगा या मेरे पाठकों का मुझसे मोह भंग हो जाएगा। मुझे उस रात काफ्का की तरह एकांत चाहिए होगा। ऐसे वक्त में मुझे काफ्का की याद आती है। वो कहते थे, लिखना अपने को अतिरेक में दिखाना है, लिखना मृत्यु से ज़्यादा गहरी नींद में होना है। जिस तरह से किसी सब को कब्रगाह से वापस नहीं लाया जा सकता, उसी तरह घनी रात में कोई मुझे लिखते वक्त मेरी डेस्क से खींच कर नहीं ले जा सकता। मुझे लिखने के लिए एकांत चाहिए, पर वह किसी सन्यासी का एकांत नहीं, यह पर्याय नहीं है। मुझे चाहिए एक मृत व्यक्ति के पास फैला एकांत। लड़की फिर पूछती है, तुम्हें सबसे ज़्यादा वह किस बात से लगता है? मृत्यु से। लड़का गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहता है, और क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत सी कहानियाँ कहने से चूक जाऊँगा। मैं अपनी आखिरी कहानी को सबसे सुंदर ढंग से कहना चाहता हूँ और मुझे मृत्यु उस आखिरी कहानी को कहने से रोक देगी। क्या तुम जो कुछ भी जीते हो वह सब कुछ लिख देना चाहते हो? जो मैं लिखता हूँ वो सब कुछ ज़रूर जी लेना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिखे में मैं खुद को अक्सर ढूंढती हूँ। और क्या पाती हो? लड़का जो अब तक सिर झुकाए था मुड़ जाता है और लड़की की आंखों में जवाब तलाश रहा होता है। लड़की उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, तुम रहस्य हो और तुम्हारी दुनिया भी, और इस दुनिया में तुम जादू दिखा रहे हो जहाँ मैं कभी हूँ भी और कभी नहीं भी। पास रखी रेड वाइन से दोनों गला तर करते हैं और लड़का पियानो पर बॉब डिलन का एक गीत बजाने लगता है। दोनों कोरस में गुनगुनाते हैं, When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 2 और जानते हैं कि ये अध्याय आपकी ज़िंदगी को छूता है या नहीं। स्मृतियाँ घाव की तरह होती हैं, जिस पर उंगली फेरना सुख तो देता है। उंगली फेरते फेरते कब नाखून चुभ जाता है और हम दर्द से कराहने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। एक अजीबोगरीब उदासी कंधे पर आ बैठती है, एक चिढ़ सीने के पास उभर आती है। स्मृतियों में छिपे घाव कुरेदने लगते हैं और हम उस क्षण उन स्मृतियों से बाहर आना चाहते हैं, पर संभव नहीं होता। जैसे किसी डरावने स्वप्न के कारण नींद में आप चिल्ला रहे हैं, पर मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। आप असहाय महसूस करते रहते हैं कि जब तक नींद न खुल जाए। काश स्मृतियों को छांट लेने की हमारे पास चलनी होती। सुखद और दुखद स्मृतियों को छांट लेते, जैसे माँ रोटी के लिए आटे से चोकर अलग कर लिया करती थी। लेखकों को मिली बद्दुआ एक है कि वे हमेशा जादू रचना चाहते हैं, जबकि यथार्थ उनसे ज़्यादा मजबूत है। उन्हें जादू रचने नहीं देता, धकेल देता है। कभी किसी पहाड़ से किसी खाई में वे फिर उठते हैं, जंगल की ओर भागते हैं। यथार्थ जंगल में आग लगा देता है, फिर वे अधजले भागते हैं समुंदर की ओर और समुंदर का तूफान उन्हें अपने अंदर समेट लेता है। फिर भी वे मरते नहीं, किसी टापू पर बेहोश पाए जाते हैं। लेखक जिद्दी होते हैं, वे जादू रचने की इच्छा कभी नहीं छोड़ते, अपनी मृत्यु से पहले तक। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 3 और जानते हैं ज़िंदगी का कौन सा रंग इसमें छिपा हुआ है। वह बार बार लड़की के खतों तक दबे पांव पहुंचता है और तेजी से वापस लौट आता है। वहां लिखे सारे मुलायम शब्द सूख कर कटीले हो गए हैं, जो चुभते हैं, इसलिए अब उसका वहां ठहरना नहीं होता। कभी कभी हम जीवन में अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ों से भी चिढ़ने लगते हैं, अपनी पसंदीदा जगहों पर भी वापस लौटना नहीं चाहते, सबसे सुंदर शब्दों को दोहराना नहीं चाहते, सबसे पसंदीदा दृश्यों से आंखें चुरा लेते हैं, कुछ शब्दों से दूर भागते हैं, जैसे किसी अनजाने भय से भर गया हो मन। किसी ने कहा हो, इस अंधेरे कमरे से बाहर निकलो, पकड़ो मेरा हाथ, आओ साथ चलें और
आप भरोसे से उसका हाथ पकड़ते हैं, कुछ दूर साथ चलते हैं। अचानक हाथ छूट जाता है और आप खुद को अंधेरे जंगल में भटका हुआ पाते हैं। फिर आपको लगता है किसी अंधेरे जंगल से बेहतर था आपका अंधेरा कमरा। वहाँ टटोल कर बिस्तर, फर्श, टेबल का अनुमान तो लगा सकते थे। थोड़ी नींद और गला दर्द करने भर पानी तो पास होता था। क्या अब इस अंधेरे जंगल में भटकाव ही भटकाव है? बिना नींद के विक्षिप्त होना और भय से जन्म में प्यास से सूखते गले की अंतिम नियति क्या अब बस मृत्यु है? वह इन सवालों में भटकता हुआ उससे जवाब मांगने के लिए खत लिखने बैठता है। प्रिय नहीं, वह प्रिय नहीं लिखेगा और इस शब्द को काट देता है। कलम रुकी हुई है। सामने टेबल लैंप जल रहा है। टेबल पर काफ्का की किताब लेटर टू फेरिस पड़ी हुई है। उसे याद आता है वह दुनिया के सबसे सुंदर प्रेम पत्रों को इकट्ठा कर उसे उपहार देना चाहता था। वह हर रात उसे दुनिया की सबसे सुंदर प्रेम कविताएं सुनाया करता था। वह हर रात उसके सो जाने पर उसे खत लिखता। वह सुबह उठती और अलसाई आंखों से खतों को पढ़ती थी। वह अपने खत में हर बार उसे अलग अलग नाम से बुलाता, जैसे कभी नीरूदा की प्रेमिका माथिल्दा, काफ्का की मिलेना, हिकमत की पिराय, तो कभी वुकोवस्की की लिंडा। वह उसकी आंखों को दुनिया के सुंदरतम ख्वाब से भर देना चाहता था। वह हर उस सुंदर शख्स की खूबसूरत प्रेम कहानी को उसके साथ जी लेना चाहता था। यह सोचते सोचते उसने न जाने कब लिख दिया, प्रिय फेलिस। वह जानता है वह उसके लिए क्रूर हो जाने में बार बार हार जाता है। वह उससे उदास हो सकता है लेकिन क्रूर नहीं, और उसका मन फिर एक बार शिकायतों की घुटन से भर जाता है। काश कमरे की खिड़कियों की तरह मन में भी खिड़कियाँ होती जो घुटन के वक्त खोल ली जाती और थोड़ी राहत महसूस होती। पर वह उठकर कमरे की खिड़की तो खोल ही सकता है। वह जैसे ही खिड़की खोलता है, बरामदे में लगे बोगनवेलिया के फूल की महक कमरे में फैल जाती है। लड़की को बोगनवेलिया बहुत पसंद था। उसे लड़की की चिट्ठी याद आती है जिसमें उसने एक बार लिखा था, तुम प्रेम पर से कभी विश्वास मत खोना। वह मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट ठीक उन झूठे शब्दों की तरह चमक रही है जो उसके पास मौजूद चिट्ठियों से झांका करते हैं। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 4। हम व्यस्त रहना चाहते हैं ताकि उदासीन घेरे दुख कम महसूस हो। पर सवाल है आखिर कब तक? दिन हमें ये सुविधा दे भी दें, पर रात का क्या? हम कुदरत के इस नियम से तो मन को नहीं समझा सकते कि सुनो मैं उदास हूँ, दिन की व्यस्तता मुझे इससे लड़ने में मदद करती है, पर रात काटने को दौड़ती है। रात का होना हमें अपने वश में नहीं है, और बिस्तर पर जाते ही फिर वही अकेलापन और वही ख्याल, वही दुख, वही उदासी। करवटों में गुजरती रात, बेचैनियाँ ही बेचैनियाँ। हम उस ख्याल से भागते हैं और उसका कोई स्पष्ट चित्र बनने से भी पहले भय खाकर दिमाग को व्यस्त कर लेना चाहते हैं। चाय बनाने लगते हैं, पर दूध के उबलने तक कब किसी दूसरे ख्याल में डूब जाते हैं हमें खबर नहीं होती, और दूध बर्तन से बाहर गिरकर बह रहा होता है, ठीक हमारे अपने उसी ख्याल की तरह जिसे हमने अब तक मन के किसी कोने में सुरक्षित दबा रखा था। क्या इन विचारों से मुक्ति संभव है? क्या ऐसा है जो पीड़ा को कम कर दे और हमारा अकेलापन एकांत में बदल जाए? वह अक्सर उसके पास ऐसे सवाल लेकर आया करती थी। चैत महीने की गर्मी में दोनों बालकनी में बैठे ऐसे सवालों में पूरी रात उलझे रहते। वह उसके इन सवालों के जवाब की खोज में बुद्ध, महावीर, ओशो, कृष्णमूर्ति, लाओत्सो के पास भटकता और उसे संतुष्ट करने के लिए मुकम्मल जवाब ढूंढ लाता। उनके पास बात करने के लिए किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं होती, बस एक शब्द या वाक्य लड़की द्वारा उछालना और लड़का उस वाक्य को पकड़कर व्याख्यान देने लग जाता। जाने कितनी बार चाय उबलती उस रोज़ और भोर तक ये सिलसिला चलता रहता। वे दर्शन की गली से निकलते तो साहित्य की गलियों में गुम हो जाते। फिर कोई रास्ता राजनीति की ओर निकलता, वे उस सीध में बढ़ते चले जाते जैसे दोनों पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में भटक रहे हों। लड़के के पास कठिनतम सवालों के जवाब हैं, पर वह उसके आसान सवालों में हार जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। प्रेम क्या है कि घंटों बहस के बाद एक रात लड़की ने पूछ ही लिया था, क्या तुम किसी से प्रेम करते हो? लड़की के लिए प्रेम एक अनुभव है जो वह महसूस कर रही होती है। उस लड़के के लिए जब वो दुनिया भर के विषयों पर बोल रहा होता है,
उसकी आवाज़, उसके हाथों का उठना, बहस में आंखों का तेज हो जाना, बीच बीच में मुस्कुराना, वो उससे हर मुलाकात पर सब कुछ समेट ले जाती है अपने साथ। लड़के के लिए प्रेम अब भी एक विचार है। उसने अपने आसपास एक दीवार बना ली है, किसी पुराने रिश्ते की बुरी स्मृति की वजह से। दुखद स्मृति की ऊंची दीवारों के पीछे वह सुरक्षित तो है, पर कितना अकेला। उस रोज़ लड़की के सवाल पूछने पर वह चुप होकर उसकी आंखों में देखने लगा। लड़के ने खुद को महसूस किया कि वो अंदर से कितना खाली है और लड़की कितनी संपूर्णता लिए हुए है। उसे उस रोज़ लगा वो कितना कम जानता है कि प्रेम क्या है। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।